जितनी पुरानी गंगा धारा है, बिहार उतनी ही पुरानी ज्ञान धारा का विरासत का मालिक है। नोबेल कितने होते हैं? अब इंग्लिश में नहीं बता सकते। टेंस कितने प्रकार के? अभी तो देखिए टेंस हम अभी नर्वस हो गए, हम कुछ नहीं बता सकते, हमको याद नहीं आ रहा है अभी। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नीतीश कुमार। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? आर्ट बैगन। एक तरफ है मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट का वो छोटा सा राज्य जिसने हाल ही में एक ऐसा काम कर दिखाया है जो बड़े बड़े राज्यों का भी सपना होता है। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं लाल दुहोमा। उन्होंने मिजोरम को देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया। 100% फंक्शनल लिटरेसी। जी हाँ, यहाँ के लगभग सभी लोग ना सिर्फ अपना नाम लिख सकते हैं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में लिखाई पढ़ाई का बखूबी इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ है उत्तर प्रदेश और बिहार, भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य। यहाँ हर इलेक्शन में विकास के बड़े बड़े वादे होते हैं, एजुकेशन को प्रायोरिटी बताया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत बिहार में लिटरेसी रेट आज भी 75% से कम है और यूपी भी कोई बहुत आगे नहीं है। और महिलाओं की स्थिति तो सच में चिंताजनक है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर मिजोरम ने ये चमत्कार कैसे कर दिखाया? और अगर एक छोटा सा राज्य अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ऐसा कर सकता है तो यूपी और बिहार, जहां देश का भविष्य बसता है, वो पीछे क्यों है? क्या ये सिर्फ रिसोर्सेज की कमी है या फिर पॉलिटिकल विल की, यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है? इस वीडियो में हम सिर्फ लिटरेसी रेट्स की बात नहीं करेंगे दोस्तों, हम डिकोड करेंगे मिजोरम का सक्सेस फॉर्मूला और आईना दिखाएंगे यूपी और बिहार के सिस्टम को। हम देखेंगे कि कैसे टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो एजुकेशन की जगह कहीं और ही खर्च किया जा रहा है। इस कहानी की शुरुआत मिजोरम से जरूर हुई है, लेकिन इसमें छुपा है भारत के हर उस नागरिक के लिए एक सबक जो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य चाहता है। तो चलिए परत दर परत इस एनालिसिस को शुरू करते हैं। दोस्तों, मिजोरम की कहानी कोई एक रात की नहीं है, ये लगातार चलने वाले संघर्ष और कमिटमेंट की दास्तान है। जरा देखिए, 1981 में मिजोरम की लिटरेसी रेट थी लगभग 60%, ठीक ठाक लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं। लेकिन अगले 10 साल में यानी 1991 तक जंप करके 82% से ज्यादा हो गई, एक लंबी छलांग। और साल 2024-25 में पीरियोडिक लेबर फोर्स के सर्वे के मुताबिक मिजोरम ने 98.2% का लिटरेसी रेट के साथ 100% फंक्शनल लिटरेसी रेट का टारगेट भी अचीव कर लिया है और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। तो आखिर क्या है मिजोरम का ये सीक्रेट सॉस? सबसे पहले देखिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। यहाँ की सिविल सोसाइटी, खासकर यंग मिजो एसोसिएशन और चर्चेज ने एजुकेशन को एक जन आंदोलन, एक मास मूवमेंट बना दिया। यहाँ हर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझता है और कम से कम एक अनपढ़ को जरूर पढ़ाता है। दूसरा, लोकल गवर्नेंस। मिजोरम में विलेज एजुकेशन कमिटीज बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। वो स्कूल्स की फंक्शनिंग को क्लोजली मॉनिटर करती हैं और टीचर्स की प्रेजेंस इंश्योर करती हैं और बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उनके पेरेंट्स को मोटिवेट भी करती हैं। और हाँ, महिलाओं का रोल भी बहुत ज्यादा क्रूशियल रहा है। विमेन लेड लिटरेसी ड्राइव्स ने घर घर तक शिक्षा की अलग जगाई है। और तीसरा है मदर टंग एजुकेशन। प्राइमरी लेवल तक मिजो भाषा में पढ़ाई से बच्चों का फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का उल्लास, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जैसे इनिशिएटिव ने इस मिशन को और ज्यादा बल दिया है, जिसमें वॉलंटियर टीचर्स ने 3000 से ज्यादा नॉन लिटरेट्स को पढ़ाया। और सबसे बड़ी बात, यहाँ ड्रॉप आउट रेट खासकर रूरल एरियाज में ऑलमोस्ट 0 है। मिजोरम ने साबित कर दिया है कि जब नीयत साफ हो और सरकार और समाज मिलकर काम करे तो कोई भी लक्ष्य हासिल करना मुश्किल नहीं है। यहाँ एजुकेशन सिर्फ एक स्कीम नहीं है दोस्तों, बल्कि कर्तव्य का बोध है। अब आते हैं हमारे दो प्यारे राज्यों पर, यानी उत्तर प्रदेश और बिहार। आबादी में सबसे बड़े लेकिन लिटरेसी में शायद सबसे पीछे। देखिए ये आंकड़े। बिहार लिटरेसी रेट PLFS 2023-24 के मुताबिक 74%, देश में शायद सबसे नीचे। और फीमेल लिटरेसी 60% से भी नीचे। और यूपी में 78.2%, यानी नेशनल एवरेज से बहुत नीचे। आखिर इतनी बड़े आबादी वाले राज्यों में ऐसी स्थिति क्यों है? सबसे पहले बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइसिस की। बिहार में 2023 में 3000 से ज्यादा स्कूल में टॉयलेट्स ही नहीं थे। सोच सकते हैं खासकर लड़कियों के लिए ये कितनी बड़ी समस्या है। यूपी में 19% सरकारी स्कूल में बिजली नहीं पहुंचती। डिजिटल इंडिया की बात करने वाले देश में स्कूल की ऐसी शर्मनाक स्थिति सोचना भी मुश्किल है। इसके अलावा टीचर्स की कमी। बिहार में हजारों टीचर्स की पोस्ट सालों से खाली पड़ी, भर्ती होती भी है तो घोटाला हो जाता है। फिर उन घोटाले से भर्ती टीचर्स को बाहर निकालने के लिए अलग से टैक्स के पैसे खर्च कर दिए जाते हैं। बिहार के टीचर्स का कहना है कि उन्हें सीएम दुश्मन की नज़र से देखते हैं, उनकी सारी छुट्टियां कैंसिल कर देते हैं और उन्हें अपनी सैलरी के लिए बार बार कोर्ट जाना पड़ता है। और तो और टीचर से पढ़ाई के अलावा बाकी सारे काम करा लिए जाते हैं। किसी दिन पोलियो ड्रॉप पिलाओ, किसी दिन इलेक्शन की ड्यूटी कराओ, कुछ नहीं बचा तो जाके जनगणना ही करवा लो। गर्मी की छुट्टी भी बच्चों को ही नसीब होती है। जनवरी में जातीय जनगणना जो सर्वे चल रहा था उसके तहत हमसे मकान गिनवाया गया, जनवरी उसमें बीत गया। कि टेबुलेशन के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है तो शिक्षक हैं, वहाँ पे प्यून क्लर्क की जरूरत पड़ती है तो शिक्षक, उन्हीं का ड्यूटी लग जाता है। अप्रैल में फिर से जनगणना शुरू हो गया और जनगणना जैसे खत्म हुआ
होम टू होम BLO के द्वारा सर्वे कराया जा रहा है। अब 8 महीने में से 7 महीने शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं। हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं दोस्तों, लेकिन हमारे नेताओं को शायद ये नहीं पता है कि विश्व के बड़े बड़े देशों में गुरु की इज्जत क्या है, उनकी सैलरी क्या है और उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। दोस्तों, अगर आप यूपी बिहार में टीचर्स की स्थिति के ऊपर सच में डिटेल्ड एनालिसिस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं। 10 से ज्यादा कमेंट आने पर हम इसका एक अनबायस्ड एनालिसिस आपके सामने लेकर के आएंगे। चलिए अब यूपी की बात करते हैं। यूपी में भी हालात बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। कई स्कूल तो सिर्फ एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं। ASER की एक रिपोर्ट बताती है कि बिहार में स्टूडेंट अटेंडेंस 60% से भी कम है और टीचर पीपल रेशियो 47:1, यानी 47 बच्चों पर एक टीचर। इन नेताओं को उन बच्चों के साथ छोड़ दिया जाए तो एक दूसरे का बाल नोच लेंगे, लेकिन बाल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन सिर्फ सिस्टम दोषी नहीं है दोस्तों, टीचर एब्सेंटिज्म भी एक बहुत बड़ी समस्या है। बिहार में सर्विस बताते हैं कि हर 5 में से एक टीचर रेगुलरली एब्सेंट ही रहता है। और यूपी में तो घोस्ट स्कूल्स का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिला है, जहां कई स्कूल्स जो है वो सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं, बिल्डिंगें कागजों पर बनी है, टीचर और स्टूडेंट का पता ही नहीं है। और जब बच्चे स्कूल पहुंच भी जाते हैं तो उन्हें मिलता क्या है? मिड डे मील स्कैम। किसे याद नहीं होगा बिहार का छपरा कांड, जहां साल 2013 में 23 बच्चों की मौत जहरीले खाने से हो गई। या यूपी के बाराबंकी में खिचड़ी में कीड़े मिलने लगे। और सबसे ज्यादा शर्मनाक घटना साल 2019 की, जहां मिड डे मील के नाम पर बच्चों को नमक रोटी खिला दिया गया। जब कोई रिपोर्टर कवर करने पहुंचा तो उसे वहां से भगा दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया। सरकार ने सुधार करने के बजाय रिपोर्टर्स पर संकुचित कवरेज करने का दबाव बना दिया। जिले के DM ने कह दिया कि फोटोज ले लो, वीडियोस मत बनाना। मतलब दिक्कत खाने की क्वालिटी से नहीं है दोस्तों, दिक्कत है सच्चाई दिखाने से। इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है कि किस तरह सिस्टम के लिए इमेज मैनेजमेंट ज्यादा जरूरी है, ना कि इंसान की डिग्निटी। ये सिर्फ खाने का सवाल नहीं है दोस्तों, ये उन बच्चों की जिंदगी का सवाल है जिनके माता पिता के टैक्स के पैसों से ये देश चल रहा है और बदले में उन्हें क्या मिल रहा है। अक्सर ये कहा जाता है कि यूपी बिहार गरीब राज्य हैं, रिसोर्सेज की कमी है। लेकिन दोस्तों, क्या ये बात पूरी तरह सच है? जरा देखिए कि इन राज्यों का पैसा जा कहाँ रहा है और इनकी प्रायोरिटीज क्या है। यूपी में इसी साल 2025 में महाकुंभ का आयोजन हुआ, एक विश्व स्तरीय ग्रैंड इवेंट जिसमें देश विदेश से करोड़ों लोग आए। इसकी तैयारियां और आयोजन पर 2019 के मुकाबले करीब करीब डबल खर्चा हुआ। ये अच्छी बात है दोस्तों कि आपने इवेंट को अच्छे से मैनेज किया, रिसोर्स एलोकेट किए और तत्परता दिखाई। लेकिन इसी महाकुंभ में सरकारी विज्ञापनों और न्यू यूपी की इमेज बिल्डिंग के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। अरे भाई, पब्लिक इतने बड़े बड़े एड होर्डिंग्स देख करके क्या करेगी? यूपी में 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। क्या सरकारी विज्ञापनों पर खर्च हुए करोड़ों रुपए को उन बच्चों के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्लासरूम्स, लैब्स, टीचर्स और उनकी ट्रेनिंग पर खर्च करना बेटर नहीं होता? क्या इसका कुछ हिस्सा उन स्कूल्स पर खर्च नहीं हो सकता था जहां आज भी बच्चों के लिए बेसिक सुविधाएं बिल्कुल अवेलेबल नहीं है? और एजुकेशन को अगर ज्यादा बजट मिल भी जाता है दोस्तों तो होता क्या है? उसका इस्तेमाल कहाँ होता है? CAG यानी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की कई रिपोर्ट्स बार बार बताती हैं कि एजुकेशन फंड का पूरा इस्तेमाल होता ही नहीं है। कई बार तो उसे दूसरे कामों में डाइवर्ट कर दिया जाता है। बिहार में 2022 में 3200 करोड़ रुपए अनस्पेंड रह गए। यूपी में स्कूल रिकंस्ट्रक्शन फंड्स में डिले और डाइवर्जन देखने को मिल गया। तो साफ है मिजोरम ने क्लासरूम्स में और अपने टीचर्स में पैसा लगाया और यूपी बिहार में ये पैसा लग रहा है पोस्टर्स में और चेहरा चमकाने में। वहाँ लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ हम बस नए नए नारे सुन रहे हैं। ए भाई लालू बिना चालू ई बिहार ना होई। ए भाई लालू बिना चालू ई बिहार। दोस्तों, हर इलेक्शन से पहले हर नेता एजुकेशन की बात जरूर करता है। मैनिफेस्टोज में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी? बिहार असेंबली इलेक्शंस 2020 मैनिफेस्टोज में 14 बार एजुकेशन का जिक्र देखने को मिला, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन आपके सामने है। यूपी में राइट टू एजुकेशन RTE के तहत प्राइवेट स्कूल्स में EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चों के लिए रिजर्व्ड 25% सीट में 40% हर साल खाली रह जाता है, क्योंकि प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स है कि समझ ही नहीं आता और उसकी अवेयरनेस नदारद। मैनिफेस्टोज और स्पीचेस की दुनिया से बाहर निकलकर आइए अब चलते हैं यूपी और बिहार के कुछ गांवों में। यूपी के बहराइच में एक स्कूल में 80 बच्चों पर सिर्फ एक टीचर अवेलेबल है। जरा उसकी हालत सोचिए। हिंदी का क पढ़ाएगा और मैथमेटिक्स का सम करवाएगा, वो भी एक साथ इतने बच्चों के सवाल कैसे सुनेगा वो? ये एजुकेशन नहीं है दोस्तों, बस बच्चों को एक बिल्डिंग के अंदर कुछ देर रखने की कवायद है और कुछ नहीं है। अब चलिए सीतामढ़ी बिहार, यहाँ के पेरेंट्स की सुनिए। वो कहते हैं कि स्कूल तो बस बिल्डिंग है, ताला लगा रहता है, टीचर शायद हफ्ते में 1 या 2 दिन आ जाते हैं और बच्चों को अपनी शक्ल दिखाकर चले जाते हैं। ये है ग्राउंड रियलिटी। क्यों? क्योंकि शिक्षा वोट बैंक नहीं बन पाती, इसलिए नेताओं को इसकी प्रायोरिटी भी समझ नहीं आती। जब तक हम वोट जाति और धर्म के नाम पर देते रहेंगे तब तक नेता स्कूल और अस्पताल की जगह मंदिर मस्जिद की राजनीति ही करते रहेंगे।
एजुकेशन को इग्नोर करने की कीमत सिर्फ एक पीढ़ी नहीं बल्कि पूरा देश चुकाता है। बिहार से सबसे ज्यादा लोग काम करने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, माइग्रेट करते हैं। यूपी भी ज्यादा पीछे नहीं है। क्यों? क्योंकि इलिटरेसी और लैक ऑफ स्किल्स की वजह से उन्हें अपने राज्य में वो मौके नहीं मिल पाते, रोजगार नहीं मिल पाता, और दूसरे राज्यों में जाने के बाद उनकी इमेज क्या बनती है। और वहीं जहाँ फीमेल लिटरेसी कम है वहाँ बाल विवाह और मैटरनल मोर्टेलिटी देखने को मिलती है। बिहार में 40% से ज्यादा लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में कर दी जाती है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि हर 1% लिटरेसी बढ़ने से जीडीपी 1.5% तक बढ़ सकती है। जिन राज्यों की लिटरेसी कम है उनकी पर कैपिटा इनकम भी कम है। एक पढ़ा लिखा नागरिक सिर्फ पढ़ता नहीं है दोस्तों, वो सवाल पूछता है, अपने अधिकारों के लिए लड़ता है, वो सिस्टम को अकाउंटेबल ठहराता है, और शायद इसी सवाल पूछने से कुछ लोगों को डर लगता है। तो क्या हम हाथ पर हाथ धर के बैठे रहें? बिल्कुल नहीं। हम और आप यानी एक आम इंसान भी बहुत कुछ कर सकता है। आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करिए। अपने लोकल स्कूल्स का बजट, टीचर अटेंडेंस, फंड यूटिलाइजेशन की जानकारी मांगिए। अपने एमएलए और एमपी से सवाल करिए। जब वो वोट मांगने आए तो उससे पिछले 5 साल में बनाए गए स्कूल्स की जानकारी मांगिए। लोकल एजुकेशन बॉडी से जुड़िए। स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज में एक्टिव रोल प्ले करिए। एनजीओज को सपोर्ट करिए, जैसे प्रथम और टीच फॉर इंडिया जैसे संगठन जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनके साथ वॉलंटियर भी कर सकते हैं। अवेयरनेस फैलाइए। अपने आसपास के लोगों को एजुकेशन की अहमियत समझाइए। और सबसे जरूरी, जब वोट दें तो जाति, धर्म या फ्री बीज पर नहीं बल्कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और डेवलपमेंट के नाम पर वोट दीजिए। नेताओं को मजबूर करें कि वो असली मुद्दों पर बात करें। अगर कोई मंदिर, मस्जिद या धर्म की बात करे, नरेंद्र मोदी को गाली दे या राहुल गांधी का मजाक उड़ाए, उस पर ताली मत बजाइए बल्कि ऐसे लोगों को बायकॉट करिए। क्योंकि जब हम वोट मांगने वालों से मंदिर, मस्जिद की जगह स्कूल और अस्पताल का हिसाब मांगेंगे तब असली बदलाव आएगा। दोस्तों, मिजोरम ने हमें ये तो दिखा दिया है कि 100% लिटरेसी इम्पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है अगर नीयत साफ हो। यूपी और बिहार में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, रिसोर्सेज भी उतने कम नहीं है जितने बताए जाते हैं। अगर कमी है तो सिर्फ सिस्टम की प्रायोरिटीज की और शायद हमारी यानी जनता के अवेयरनेस की और अकाउंटेबिलिटी डिमांड करने की। जब तक एजुकेशन हमारे लिए, समाज के लिए और हमारे नेताओं के लिए सबसे ऊपर नहीं होगा तब तक हमारे स्कूल सिर्फ बिल्डिंग बनकर रह जाएंगे और हमारे बच्चों का भविष्य भी अंधकार में ही रहेगा। याद रखिए, पढ़ना लिखना सिर्फ एक राइट नहीं, ये डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है। ये वो मिसिंग एंगल है जिसे आज़ादी के 75 साल बाद भी हम पूरी तरह से जोड़ नहीं पाए हैं। लेकिन अब चुप बैठने का वक्त नहीं है। अगर आपको लगता है कि हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि एमपी, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और राजस्थान की तस्वीर भी बदले, अगर आप चाहते हैं कि आपके टैक्स के पैसे का इस्तेमाल सही तरीके से हो, विज्ञापन पे नहीं बल्कि क्लासरूम पर खर्च हो और बच्चों का भविष्य बेहतर हो, तो इस आवाज को दबने मत दीजिए। इस वीडियो को शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजिए, अपने फेसबुक पर पोस्ट करिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिए। इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो ये पॉलिसीज बनाते हैं, उन नेताओं तक जो वोट मांगने आते हैं और हर उस नागरिक तक जिसे लगता है कि वो इस लड़ाई में अकेला है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। कमेंट में अपना गुस्सा, अपनी उम्मीद और अपनी मांग रखिए। लिखिए, पहले शिक्षा फिर वोट की भिक्षा। जब हजारों लाखों लोग एक साथ ये मांग उठाएंगे तो सिस्टम जरूर सुनेगा। शिक्षा को एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाना हमारी जिम्मेदारी है। तो चलिए मिलकर इस मिसिंग एंगल को पूरा करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक और आई ओपनिंग टॉपिक पर होगी बात। तब तक के लिए जय हिंद।